अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ। और अब समय है कार्यक्रम किसान की बात का, जिसे लेकर आपके साथ है संजय और कुसुम। कुसुम, आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अमृत घट भी कहते हैं। जी, मैं बिल्कुल समझ गई, और बहुत ही अच्छा फल है ये। पेट के लिए बेहद ही इसको अमृत के रूप में जाना जाता है, और इसको खाने से पेट तो ठीक रहता ही है, साथ ही बाकी हम जो बीमारियां हैं उनसे भी बचते हैं। और हमारी जो स्वास्थ्यवर्धक कुछ दवाइयां हैं उसमें भी इसे बहुत ही कारगर माना जाता है। कुसुम, इसे पाचन के लिए भी बहुत शानदार फल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सटीक आप विषय के नजदीक पहुंच चुके हैं, जो है पपीते की खेती में आवश्यक कार्य, और जिस पर बहुत ही रोचक लाभप्रद जानकारी देंगे डॉक्टर जयप्रकाश। और इनसे बात की है प्रीति ने। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रीति, और स्टूडियो में आज हमारे साथ है डॉक्टर जयप्रकाश। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और गोल्ड के स्टूडियो में जब आप आते हैं तो हम सोचते हैं एक स्वादिष्ट फल है जिस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। और किसान भाइयों की दृष्टि से देखें तो अभी फिलहाल अगर मार्च के महीने की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है जब इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बात करेंगे आज पपीते के बारे में, और डॉक्टर साहब का छोटा सा परिचय है जो आपको देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक है फल एवं उद्यान प्रौद्योगिकी, और यूँ कह सकते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से जुड़े हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में अक्सर आते हैं और पपीते के बारे में भरपूर जानकारी देते हैं। डॉक्टर साहब, अभी फिलहाल जो समय है, अगर पपीते की बात करें, अगर किसी को नया लगाना है, शुरुआत करनी है कि हमें पपीते के बारे में सोचना है और करना है, तो ये बिल्कुल सही समय है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। खास करके जो मध्य भारत और उत्तर भारत का क्षेत्र है, जहाँ पर पाले का प्रकोप ज्यादा होता है, उसके लिए सबसे अनुकूल मौसम जो रोपाई का होता है वो मार्च का महीना होता है। क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी शुरू हो रही, ठंड खत्म हो रही है। इस समय पौधे अगर आप लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से स्थिर हो जाते हैं और फिर उसमें वृद्धि और विकास होता है। इसका एक और फायदा है कि आप देखेंगे तो अगले 10 महीने तक आपको ठंड नहीं पड़नी है, जो कि पपीते के लिए अति आवश्यक है। पपीता ट्रॉपिकल क्षेत्र का पौधा है तो उसको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए मार्च में अगर हम रोपाई करते हैं तो आप देखेंगे कि मई के आखिरी या जून के पहले दूसरे हफ्ते में उसमें फूल आना शुरू हो जाएगा, और जो फूल आएगा वो सितंबर और अक्टूबर के महीने तक पकना भी शुरू हो जाता है। तो मार्च से लेके पूरे नवंबर महीने तक आपको ठंड का ऐसा कोई प्रकोप नहीं आएगा जो पपीते को नुकसान करेगा। इस लिहाज से ये मौसम बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर नर्सरी नहीं तैयार है तो कहीं से पौध खरीद के उसकी रोपाई कर सकते हैं। आपने खरीदने की बात की तो हमें याद आया कि एक बार हमने पपीते का पेड़ लगाया था, तो उसमें 3-4 पेड़ थे। पेड़ तो छोटे छोटे बड़े हुए पौधे उसके, लेकिन उसमें फूल नहीं आया, और फूल आया फिर वो गिर जा रहा था। पता नहीं क्या कारण था। तो इसका क्या कारण हो सकता है? 2 कारण है। एक तो ये है कि हो सकता है पौधे जो आपके पास रहे हों उसमें या तो सारे नर रहे हों या सारे मादा रहे हों। अच्छा, खरीदते समय देखना जरूरी है। तो सामान्य रूप से जो फूल आने का समय होता है वो 50 दिन से पहले कभी नहीं आएगा। 80 से 90 दिन के आसपास ज्यादातर पौधों में फूल आ जाता है, और जिनमें फूल ऐसे गुच्छों में आता है, डंठल में रहता है जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, उसमें लटके हुए होते हैं, वो सारे नर पौधे के फूल हैं। और जो आपको उभयलिंगी या मादा पौधा होता है उसमें देखेंगे आप पहले से अंडा
अंडा से बना होता है, जिसको हम कहते हैं ना जैसे कद्दू में पहले से फल लगा हुआ है, तो वो समझिए कि वो मादा या उभयलिंगी पौधा है। दोनों पौधों का होना जरूरी है। इसीलिए पहले तो एक ही तरह की किस्में थी जिसको हम बोलते थे द्विलिंगी किस्में, जिसमें केवल नर और मादा पौधे अलग अलग होते थे। और अगर 100 मादा पौधे हैं तो 5 पौधे कम से कम चाहिए नर। जैसे कॉलोनी वगैरह में काफी लोग पौधे लगाते हैं, अगर आसपास भी 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर के दायरे में कोई नर पौधा है तो भी ये परागण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है निषेचन की, जिससे फल लगता है। और दूसरी किस्में हैं जैसे पूसा नन्हा ड्वार्फ, ये तो द्विलिंगी है। बाकी किस्में हैं जैसे रेड लेडी है, सिंटा है, अर्का सूर्या है, अर्का प्रभात है। इन किस्मों में उभयलिंगी पौधा होगा और मादा पौधा होगा, नर नहीं होता। लेकिन उभयलिंगी पौधे में ही जो परागण होता है उसी से दोनों पौधों में काम हो जाता है, जिसके चलते कि फल अच्छे से बनता है और सभी पौधों में फल आता है। आजकल यही किस्में किसान जो हैं वो पूरी दुनिया में लगाते हैं, हिंदुस्तान में भी लगाते हैं। किचन गार्डनिंग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें ये मुद्दा ही खत्म हो जाता है कि नर पौधा है कि नहीं, और सभी पौधों को आप देख रेख करते हैं तो सभी में फल आते हैं। ये फायदा है। तो इन बातों का ध्यान हमारे किसान भाइयों को निश्चित रूप से जरूर रखना रखना चाहिए। कभी कभी तो जब हम पपीता खाते हैं तो बहुत मीठा होता है, इतना मीठा ऐसा लगता है कि उसमें चीनी डाल के बनाया गया है उसे। और कभी कभी उसमें कोई स्वाद नहीं होता, तो ऐसे सहजता से मैंने कभी सुना कि इसे ना अलग से पकाया गया है इसीलिए इसमें स्वाद नहीं है। तो मैं जानना चाह रही थी कि क्या सत्य है इसमें। ना कुछ सच्चाई है कि पकाने की प्रक्रिया का भी भूमिका है उसमें, क्योंकि बाजार की हमें इसलिए लगता है ना कि हमारे किसान भाई सही दिशा में जाए, इसलिए हम जाने। बाजार में कई बार लोग ज्यादा मुनाफे के चलते कि अभी बाजार में अच्छा दाम चल रहा है, तो जो पपीता सामान्य रूप से 140 से 150 दिन में पकता है। 130 दिन से पहले कोई पपीता नहीं पकता। 130 दिन उसे कम से कम लगते हैं। कम से कम लगते हैं। और 120 दिन के बाद अगर आप तोड़ेंगे और उसको इथिलीन चैम्बर में ले जाएंगे, तो चूंकि अब तो बाकी सब जो दवाएं हैं वो बैन हो गई हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कैल्शियम कार्बाइड लोग प्रयोग करते थे, का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक है सेहत के लिए भी, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। तो इथिलीन चैम्बर्स का प्रयोग होता है। जैसे आजादपुर वगैरह में जाएंगे तो कच्चे पपीते कर्नाटक से, गुजरात से आते हैं और सब इथिलीन चैम्बर में ओवरनाइट रह के पक जाते हैं। तो उसमें कई बार ऐसा करते हैं कि वो पता लगा कि 100 दिन का पौधा, 100 दिन का जो फल है उसको तोड़ लिया, तो वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। जब पूरी तरह से परिपक्व नहीं तो उसमें स्वाद नहीं आता है। तो जो फल का ऊपरी हिस्सा होता है उसमें थोड़ा पपेन होता है, कसैलापन होता है, वो कड़वा लगता है। अगर आप कभी कच्चे पपीते का वो जो उसका सैप निकलता है, जूस निकलता है, सफेद सफेद जो निकलता है, जिससे पपेन भी बनता है, दवा बनती है, वो दवा ही एक तरह का है। लेकिन पक्के में अगर उसका असर आ गया तो आपको बिल्कुल कसैलापन आएगा, फीकापन भी लग सकता है। एक है कि कई पपीते ऐसे क्षेत्रों में उगते हैं जो उत्तर भारत में कई बार समस्या आती है। कोई पपीता मान लीजिए दिसंबर जनवरी में पकने को तैयार था लेकिन तोड़ा नहीं गया और मार्च के महीने में टूटता है, तो उसमें समस्या आती है कि चूंकि लंबे समय तक वो ठंड में रहा है, जो फ्रिज का तापमान होता है उसमें रह गया है, तो जब उसको बाहर लाएंगे तो उसका जो शुगर में कन्वर्जन होता है, मतलब जो शर्करा का निर्माण होता है स्टार्च से, वो प्रक्रिया रुक जाती है, जिसके चलते आपको फीका लगता है। फिर भी बाजार में देखें जो ऊपर से फल हो बिल्कुल साफ सुथरे हो और उस पर रंग अच्छे से आ रहा हो, रंग देखें तो बिल्कुल पीला नहीं आएगा। जहां धारियों के बीच का जो क्षेत्र है आप देखेंगे वहां पर गहरा रंग होगा और ऊपर में कम रंग होगा, वो फल समझिए ज्यादा अच्छा है, उसमें मिठास ठीक होगी, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। तो ये हम अपने उपभोक्ताओं को जरूर बताएंगे जो सुन रहे हैं हमें, कि खरीदते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। और हमारे किसान भाइयों को भी जरूर कहेंगे कि इस बात का ध्यान अवश्य रखें ताकि बेहतर फल हमारे उन्हें भी अच्छी उपज मिले और जो उपभोक्ता है उन्हें भी खाने को मिले, क्योंकि हम कई जगह किसान स्वयं भी उपभोक्ता है, तो इसलिए सबकी सेहत अच्छी रहे तो ये जरूरी है कि हम सही प्रक्रियाओं को अपनाएं और उससे जरिए ही आगे बढ़े। बिल्कुल। और जब हम इसके महत्व की बात करते हैं तो बहुत स्वादिष्ट फल है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें तो और बहुत बार ऐसा होता है कि एक बीच में दिल्ली में काफी सुनने में आया था डेंगू की जो समस्या आती है, उसमें कहते हैं कि पपीते के पत्ते का रस पिलाइए, पपीते के पत्ते से कुछ दवाइयां बनती है वो खिलाइए, पपीता खिलाइए, इससे बेहतर होगा। तो ये एक अच्छी चीज है जिसे आपको लेना चाहिए और पेट के लिए तो अच्छा है। इसके अलावा कुछ और आप एडिशन करना चाहें? पपीता एक ऐसा पौधा है जिसका कोई भी हिस्सा जो है वो वेस्ट नहीं है, सारे चीजें अच्छे लिए हैं, इसमें जड़ों तक का भी प्रयोग होता है। आयुर्वेद में जड़ों, इसकी जड़ों से कि बस जो स्टोन होता है शरीर के अंदर हमारे, उसकी दवा निर्माण में काम आता है। अच्छा, जो पत्थर हो जाता है। जैसे बोला कि पपेन, तो सारे लोग जानते हैं कि पपेन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो पाचक शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन ये है कि हर पत्ता या हर फल या हर पपेन जो है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, वो अलग अलग अवस्थाओं में है। कौन बीमार है, किसको पेट की समस्या है, कौन डायबिटिक है। जैसे जो डायबिटिक पेशेंट हैं, मधुमेह रोग से ग्रसित हैं, उनके लिए है कि अगर कच्चे पपीते का सेवन करते हैं तो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात पपीते की ये है कि कच्चा हो या पक्का
कच्चा हमेशा आप पका के खाएं, ऐसे ना खाएं, नहीं तो आपको नुकसान करेगा, कसैलापन ज्यादा होता है। उसकी और सब्जी पक्का, बहुत स्वादिष्ट बहुत बनती है। हलवा भी बनता है। जी जी जी। तो इसका प्रयोग करें। दूसरा है कि पपीता फल जब हम किसी रूप में भी खाते हैं तो हमारे शरीर पे, जैसे आप पेट्रोल जलता है तो इंजन खराब होता है, इंजन पे कार्बन आता है या डीजल जलता है, लेकिन जब ये शरीर में यूज होता है तो 0.01% ही कुछ निकलता है। नहीं तो इसकी शरीर में पाचन क्षमता बहुत अच्छी है, इसलिए हमारे शरीर या शरीर के अंगों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, सारे फायदे ही होते हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो पेट के मरीज हैं उनसे गुजारिश है कि वो सुबह सुबह बिल्कुल इसको खाली पेट ना खाएं, क्योंकि होगा ये कि आपके जो पेट पे एक्स्ट्रा दबाव बनेगा। कई लोगों को पेट में कुछ समस्याएं होती हैं। हाँ, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो ये निश्चित रूप से कॉन्स्टिपेशन की समस्या को खत्म करेगा। लेकिन अगर आपको एसिडिटी है जैसे, तो उसमें थोड़ी सी कुछ खा के तब इसको खाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये पाचन को बढ़ाता है। और जब पेट के अंदर कुछ नहीं होगा तो जो होगा उसी को पचाएगा। बहुत सही कहा आपने। और ऐसे इसकी खेती दिल्ली एनसीआर में तो है, और इसके अलावा भी कहीं होती है? हाँ, जैसे जैसे हिमालय की तरफ जाएंगे इसकी खेती सीमित होती जाएगी, और जैसे जैसे आप समुद्र की तरफ जाएंगे, दक्षिण की तरफ जाएंगे, इसकी खेती अधिक होती है। और जो मुख्य क्षेत्र है आजकल, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ बहुत अच्छी इसकी खेती हो रही है। उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में आ रही है, गुजरात में हो रही है। एक ही समस्या आती है कि जब ठंड बहुत पड़ती है, जैसे इस साल पाला कई बार पड़ा, तो उसके चलते थोड़ी सी जो उपज है और जो फल की गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि ये जो अगले 10 महीने हैं इसमें जितना हो सके फल को, उपज को हार्वेस्ट कर लें। कच्चा भी है तो कच्चे को भी आप बाजार में बेच सकते हैं, क्योंकि कच्चे पपीते की भी बाजार में ठीक ठाक 2 से 3 ट्रक कच्चा पपीता दिल्ली जैसे शहर में प्रतिदिन लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद भी लेते हैं तो अब क्या करें। और बहुत ही अच्छा फल है ये। और कुछ बीमारियों का भी जिक्र कर रहे थे। और हाँ, निश्चित रूप से, जैसे अभी मार्च का महीना है, जब अप्रैल का महीना आएगा तो अप्रैल में आप देखेंगे कि जो माहू होता है, एफिड जिसको हम कहते हैं, उसकी संख्या काफी बढ़ जाती है। और वही माहू जो है वायरस को फैलाने का काम करता है। पपीता सबके लिए तो कुछ ना कुछ देता है कि सबको रोग से बचाता है, लेकिन खुद को रोग से बचाने के लिए इसके पास बहुत कम साधन है। तो ऐसे में वो माहू इसके ऊपर आके रहता नहीं, लेकिन एक डंक मार के भी वायरस फैला देता है। तो इसमें जो भी उत्पादन करने वाले हैं किसान, उनसे सलाह ये है उन्हें कि वो, जैसे कॉन्फिडोर एक दवा आती है, उसका प्रयोग करें। एक प्रोफाइलेटिक स्प्रे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके खेत में आए ही आए। दूसरा है उसकी 3 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल के एक छिड़काव अप्रैल के पहले दूसरे हफ्ते में जरूर कर दें। कर देना चाहिए, कर देना, प्रोफाइलेटिक स्प्रे। दूसरा है कि खेत में किनारे किनारे, अभी जब आप मार्च में फसल लगाएंगे तो हो सकता है तो मक्का, ज्वार या बाजरा, इन तीनों में से किसी की 3 से 4 लाइन खेत के चारों तरफ किनारे किनारे कर दें। उसका फायदा क्या होगा कि माहू तो पपीते के आके ऊपर रुकता नहीं है, वो सिर्फ घूमते टहलते आके डंक मार के वायरस फैलाता है। तो जब ये किनारे में रहेगा तो उसके लिए एक बैरियर की तरह काम करेगा। तो माहू या तो वहीं पे रुक जाएगा या वहां से अपना रास्ता बदल लेता है। ये सबसे प्रभावी और आसान तरीका है, और इसमें किसी रसायन का प्रयोग भी नहीं है। बिल्कुल, और बहुत सेफ है। और कोई कीट का प्रकोप भी होता है? कीट हमने कहा, जैसे गर्मी आएगा अप्रैल और मई के महीने में, माइट सभी लोग जानते हैं कि माइट घरों में भी जहां जहां जाले लगे होते हैं ना, वो माइट ही होता है। इसमें रेड स्पाइडर माइट आता है। तो जब भी कोई अप्रैल के महीने में जो पौधा किनारे में खेत में होता है, या किसी घर में किसी किनारे पे है, या नेट हाउस के या फेंस के पास है, तो वहां देखेंगे जाला बन रहा है। अगर वो जाला बन रहा है तो मतलब इसकी प्राथमिक अवस्था है। लेकिन अप्रैल के महीने में इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, तो वो जाले को देख के आप इंडिकेटर मान के उसके ऊपर पानी का छिड़काव कीजिए। इसकी जो दवा है, सामान्य रूप से बाहर के देशों में, जैसे अमेरिका, यूरोप में, उसकी दवा का सीधा खाने वाले पदार्थ में प्रयोग नहीं करते हैं। तो मैं भी यहाँ उससे बेहतर समाधान यह है, आप पानी का सिर्फ छिड़काव कीजिए जब आपको जाला दिखाई पड़े। तो ये सारे माइट्स गिर के जमीन में चले जाते हैं, जहां पर दूसरे बायो एजेंट हैं जो इनको खत्म कर देते हैं। वो सबसे बेहतर तरीका है इस कीड़े को मैनेज करने का। और हार्वेस्टिंग और तोड़ाई के बारे में थोड़ी चर्चा तो हमने की है। और थोड़ा सा अगर आप चलते चलते कुछ बताना चाहिए। जैसे अगर जो फल आपका 130 दिन का हो गया है, वो पकने के लिए तैयार है, भले उसमें रंग ना आ रहा हो कि तापक्रम नहीं है, और बेहतर होता है कि जब आपका फल 80 या 90 दिन का हो जाए, जब आकार ले लेता है, उसकी अच्छी जो अपीयरेंस है ना, जो कि बाजार में रंग का काफी प्रभाव है, तो उसमें आप लिफाफे आते हैं ऐसे, उनको उससे जरिए कवर कर दें। कवर करने से क्या होगा कि उसके ऊपर कोई भी स्पॉट नहीं आएगा, साफ सुथरा रहेगा, और बाजार में जब भी जाएंगे तो आप उसको बहुत अट्रैक्टिव होगा, अच्छा दाम मिलेगा। और किसी निडल से आप चेक कर सकते हैं कि अगर उसको हल्का सा ऐसे निडल लीजिए जो कहीं और आपने अनप्रयोग किया हो, फ्रेश हो, ताकि कोई इन्फेक्शन
ना आए तो उसको हल्का सा टच करेंगे, और टच करने के बाद अगर आपको लगता है कि दूध गिर रहा है तो मतलब अभी अवस्था नहीं आई है। अगर हल्का सा पानी आता है और पानी गिरता नहीं, रुक जाता है, इसका मतलब आपका फल तैयार है। फल को तोड़ लीजिए। वो समय चला गया कि आप पपीते को पौधे के ऊपर पकने देने का इंतजार मत कीजिए। पपीता ऐसा पौधा है जिसको अगर आप तोड़ लेते हैं ऐसी अवस्था में, तोड़ने के बाद उसको साफ जो न्यूज़पेपर होता है उससे लपेट के रखिए। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी जरूरी है कि उससे पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापक्रम होता है उसके पानी में इसको 10 मिनट के लिए जरूर डुबा दें और बाहर निकाल के सुखा दें, ताकि जो उसकी सतह पे फफूंद या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, वो साफ हो जाए। इसके जरिए सेफ रहेगा। जी जी जी, बहुत और विस्तार से चर्चा हुई और बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जो वाकई में उपभोक्ता के तौर पर जानने की इच्छा होती है, वो भी आपने बताई। डॉक्टर जयप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका गोल्ड की स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। पपीते की खेती में आवश्यक कार्य और इस विषय पर हमें बहुत ही लाभप्रद जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जयप्रकाश ने और उनसे बात की प्रीति ने। जिस तरह संजय हमारे स्वास्थ्य के लिए फल और सब्जियां लाभदायक होती हैं, उसी प्रकार जो ये संगीत है हमारे मन मस्तिष्क के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभदायक होता है। शायद आप लोकगीत की बात कर रहे हो, तो आज आप कौन सा लोकगीत हमारे श्रोताओं को सुनवा रही हैं? आज हम सुनते हैं मन मस्तिष्क को सुकून पहुंचाने वाला ये लोकगीत। बना रे बागम झूला घाल्या, बना रे बागम झूला घाल्या, मार इवडेरी मार जीवडेरी मार मनडेरी कोयल बोले झूला खेल भवरसा, मार मनडेरी कोयल बोले झूला खेल भवरसा। गोरिये बागा में झूला घाल्या, गोरिये बागा में झूला घाल्या, मारे हिवड़े रो मारे जीवड़े रो मारे मनड़े रो मोरियो नाचे झूला चांद कंवरसा, मारे मनड़े रो मोरियो नाचे झूला चांद कंवरसा। कुसुम, मैं सच कहूं तो इस लोक गीत को सुनकर मुझे तो बहुत आनंद आया और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत मजा आया होगा। बिल्कुल संजय, ये लोकगीत तो हमने सुना, मन बेहद ही प्रसन्न हो गया। तो क्यों ना अब बात करें अपने किसान मित्र से। और अब किसान की बात हम सब के साथ। हमारे साथ है एक महिला किसान। नमस्कार। नमस्कार संध्या, मैं मालती राय और मैं बनारस गाजीपुर की रहने वाली हूँ। मालती जी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि खेती आप बहुत अरसे से कर रही हैं, क्या बदलाव महसूस करती हैं खेती में? खेती में बहुत बदलाव आ गया है, इतना बदलाव आया है कि हम लोग सोच नहीं सकते। जब हम लोग देखते खेती बैलों से होती थी, ढेकुल हमारे भाषा में बोलते थे, कुआं खनते और बैल खींचते पानी और उसको से नहर बनाते थे, नाली बनाते थे और खेतों में पानी डालते थे। और उसके बाद ऐसा आया टाइम सन 80 में जब ट्यूबवेल लगने लगा, उससे हमारे गांव में इतनी खुशियां आई, ट्यूबवेल से पानी खेतों में जाने लगा। लोगों ने अपनी लहलहाती खेती को देखते थे, कहते थे कितना सरकार ने बदलाव डाला। उस समय सन 75 की बात करें तो बहुत खुशी हुई थी। और उसके बाद ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर से लोगों को बड़ी खुशियां मिली। लोगों ने, किसानों ने खेती करना, मतलब दुगनी फसलें होने लगी। जो पहले बिना खाद की होती थी वो अब खादों से जरिए, जैसे यूरिया डाला, डाई डाला, तो हमारे खेती में बीजों में बहुत बीजों में भी अंतर आने लगा। तो खेती पहले से बहुत अच्छी हो रही है। आजकल तो बहुत ऐप भी हैं जो फोन में हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हमें मौसम की जानकारी लेनी है, कौन सा बीज बोना है, कैसे बीज बोना है, कब बीज बोना है, तो ये किसान जो है इनकी भी जानकारी ले सकता है। आप इन सारी चीजों को यूज करती हैं? हाँ जी, जैसे अब पहले क्या है, इसको जानने के लिए कहीं हमें जाना पड़ता था या किसी थ्रू बात करते थे, या अनुभवी किसानों से राय लेनी पड़ती होगी। हाँ बिल्कुल, आजकल कुछ नहीं, मोबाइल आ गया, मीडिया जो आ गई, और इससे हमें बहुत फायदा है। आज हमारे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं और खेती करने के लिए सोच रहे हैं। जो 10 से बाहर हॉस्टल में रहे पढ़े हैं, पर उनका रुझान इस समय खेती पर जा रहा है और खेती करें, क्योंकि ऐप बन गए हैं, यहीं से खेती करेंगे और मोबाइल से अपने सारा सेट करेंगे।
तो हम लोग बहुत खुश हैं खेती को लेके। और जो मंडियों के भाव हैं उनकी जानकारी, मिट्टी का परीक्षण है, किसानों के लिए कितनी सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनका सबका आप लाभ लेती हैं? बिल्कुल, हमारे किसान बड़े खुश हैं। हम क्या करते हैं कि चावल हमें नहीं बनाना, हमारे पास कम समय है, तो हम खेत से धान काटते हैं और डायरेक्ट व्यापारी को बेच देते हैं, हाथों में पैसा आ जाता है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास जमीन है, निर्देश देती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो हाथ से भी काम करती हैं, तोड़ने का काम, खरपतवार निकालने का काम, गुड़ाई का काम, निराई का काम। तो महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव हुआ है? हमारे यहाँ जैसे लोग जो निर्देश दे के काम कराते हैं, तो उनके क्या है कि वो सुबह उठ के अपने मजदूरों को बुलाती हैं, उनके साथ मिल के और सारी चीजें व्यवस्था करती हैं। बस जो जाती हैं खेत में काम करने के लिए, मिल के देखिए उनसे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह 4 बजे उठती हैं, अपने घर का काम करती हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजती हैं, खेतों में जाती हैं, 10 बजे से लेके 1 बजे तक, 1:30 बजे तक वहाँ काम करके आती हैं। दोपहर को नहाएंगी, खाना खाएंगी, थोड़ा आराम करेंगी, फिर शाम तक 4-5 बजे तक फिर खेतों में जाती हैं। 5 बजे अपनी गायों को चारा सब चीज लाती हैं, फिर काटती हैं, फिर खाना बनाती हैं, देती। पर आप कभी भी नहीं देखेंगे कि कहेंगी शाम को कि मैं थकी। उनको थकावट नहीं होती। अच्छा, ये बताइए कि वो जो महिलाएं हैं रेडियो भी सुनती हैं गुनगुनाती भी हैं? अरे ये तो बात बहुत अच्छी पूछी आपने। जो ये मोबाइल है ना, मैं अभी गई थी, अभी की बात है फिलहाल, कानों में डाल करके मोबाइल और अपना मिर्ची को तोड़ती हैं और गाने सुनती रहती हैं और मिर्ची तोड़ती, कहती है पता ही नहीं चलता है टाइम का, और हम बहुत खुश हैं। और गाने की तो बड़ी शौकीन होती हैं। जो मिट्टी का स्वास्थ्य है उसकी भी जांच करवाती रहती है, उसके प्रति भी तो आप उतनी संवेदनशील होंगी। हाँ, ये जैसे इसकी भी प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है और सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत सारे किसानों को दिए भी गए हैं, आपने भी लिया होगा? नहीं, हमने लिया है। जो जो कार्ड चले हैं, मट्टी की जांच सब हो रही है, इसलिए कि एक्चुअली क्या हो गया है, पहले बिना खाद के गेहूं डालता था, चना डाला जाता, आज मिट्टी में उपजाऊ क्षमता जो कम हुई है, तो उसके लिए खाद के कारण मिट्टी ना थोड़ा प्रदूषित हो गई है, जिसको बोलते हैं। उसके लिए अब नई तकनीक आई है, तो वो चीजें यूज किया जा रहा है। अभी हमारा एक बार जांच हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मिट्टी अभी बहुत अच्छी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फल और सब्जियों के सही मूल्य का माध्यम उत्पादन से उपभोक्ता तक और गुणवत्ता से भाव तक का माध्यम बाजार ही तो है। तो बाजार का एक रुख तो बनता है। आइए जानते हैं आज का बाजार भाव। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर सब्जी मंडी से प्राप्त फलों और सब्जियों के भाव प्रति किलो की दर से कुछ इस प्रकार हैं। सब्जियों की बात करें तो हरा प्याज 15 रुपए, परमल 75 रुपए, बैंगन 12 रुपए, नींबू 45 रुपए, भिंडी 45 रुपए, कटहल 22 रुपए, लहसुन 60 रुपए, टमाटर 12 रुपए और टिंडा 40 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। फलों की बात करें तो खरबूज 25 रुपए, पपीता 11 रुपए, अमरूद 60 रुपए, स्ट्रॉबेरी 100 रुपए, अनानास 26 रुपए, मौसम्बी 45 रुपए, आम 92 रुपए, किन्नू 15 रुपए और अनार 120 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। तो ये थे आज के बाजार भाव। साथियों, मौसम दर मौसम फल, सब्जियों, अनाज में बदलाव होता रहता है। उसी प्रकार किसानों को किसानी के कार्य में भी अलग अलग सावधानियों और जानकारियों की आवश्यकता होती है। तो इस कड़ी विशेष में हम अपने किसान मित्रों के लिए लेकर आए हैं मौसम की जानकारी। साथ ही साथ आप इस मौसम में कौन सी खास सावधानी बरत सकते हैं, इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। आगामी 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ अच्छी बौछारें गिरने की संभावना है। गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। बर्फबारी भी हो सकती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश और हिमपात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी भागों और अंडमान व निकोबार में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहेगा।
किसानों के लिए मौसम की जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण होती है और साथ ही यदि कृषि परामर्श हो तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो आइए लेते हैं कृषि परामर्श। आम के बगीचों में यदि गुच्छा रोग दिखाई दे तो पुष्प गुच्छ को काट कर नष्ट कर दें और फुदकन कीट की निगरानी करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान टमाटर, मिर्च की रोपाई समतल क्यारी पर कर सकते हैं तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों के तैयार पौधों की रोपाई नाली की मेढ़ों के मध्य पर करें। टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव हेतु किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। वे कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच 2-3 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं और ल्योर को 15 दिनों के बाद बदल दें। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। कीट के पाए जाने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर पानी किसी चिपकने वाले पदार्थ जैसे टीपोल आदि या प्रति 1 लीटर घोल में मिलाकर छिड़काव करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि गेंदे की तैयार पौध की रोपाई करें और ग्रीष्म ऋतु के लिए नर्सरी तैयार करें। तो ये थी आज की मौसम संबंधी जानकारी और कृषि परामर्श। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप है कार्यक्रम किसान की बात में। और अब चलते चलते हमारे किसान मित्र या हमारे श्रोता हमसे कोई जानकारी लेना चाहे या फिर सुझाव देना चाहे पत्र व्यवहार के माध्यम से, तो उसके लिए हमारा पता है किसान की बात, कमरा नंबर 612, आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। इसके अलावा आप हमें किसान की बात @gmail.com पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी सुन सकते हैं। साथ ही YouTube के माध्यम से भी आप हमें सुन सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है आकाशवाणी दिल्ली। आज के संस्करण में बस इतना ही। लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।